नमस्कार, माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवत प्रसाद सोने आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं BA BEd फोर्थ ईयर की क्लास। BA फोर्थ ईयर और यह गोपाल कृष्ण गोखले की सेकंड क्लास है। क्लियर? यानी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने जिससे पहले वाली क्लास ली थी, ये उसका दूसरा भाग है। इससे पहले वाली क्लास में आप और हमने मिलकर जाना था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नेताओं में से एक थे। गोपाल कृष्ण उदारवादी नेता थे और वह ब्रिटेन के साथ संवैधानिक मार्ग को अपनाते हुए डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। स्वराज्य की बात उन्होंने की कि भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र की स्थापना की जाए, यानी जो ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर रही थी उनके जो लोग थे उनके स्थान पर भारतीय लोगों की नियुक्ति हो, और यही उनके स्वराज्य संबंधी विचार थे। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन की सरकार के अंतर्गत ही एक अधिराज्य स्थापित करने की बात कही थी। क्लियर? उनके जो हम विचार पढ़ रहे थे उनमें स्वशासन की अवधारणा को पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट आगे सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध। सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध, यानी गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार थे सत्ता के केंद्रीकरण के, उनमें यह थे कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। वह उनके विरोधी थे। यानी एक आदमी के हाथ में अगर सत्ता रहेगी तो वह अधिनायक तंत्र की स्थापना करेगा और अपने इच्छा अनुसार वह शासन करेगा। जो जनता के लिए उचित नहीं है या जो उपनिवेश है उनके लिए यह बात अच्छी नहीं रहेगी और उनका निरंतर शोषण होता रहेगा। ऐसी बात गोपाल कृष्ण गोखले ने कही है। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण यानी एक आदमी के हाथ में सत्ता हो, इस बात का लेकर उन्होंने विरोध किया। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के केंद्रीकरण की नीति विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती है। यानी भारतीयों को अधिकार कब प्राप्त होंगे? जब सत्ता के केंद्रीकरण की जगह विकेंद्रीकरण की नीति अपनाए ब्रिटिश सरकार। तभी भारतीयों को अधिकार मिल सकते हैं जब वह विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती है। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासनिक स्वेच्छाकारिता और परिणामतः जनता के कष्टों को बढ़ाएगा। यानी सरकार की इच्छा अनुसार कार्य करने की क्षमता और जनता के शोषण सत्ता के केंद्रीकरण होने से होगा। प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में गोखले ने विभिन्न अवसरों पर इसमें सुझाव प्रस्तुत किए। यानी कैसे वह विकेंद्रीकरण अपना सकती है ब्रिटिश सरकार, इसके लिए उन्होंने सुझाव दिए। पहला, प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके केंद्रीय विकेंद्रीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया। प्रांतीय विधान परिषदों के उनको अधिकार दिए जाए। बजट पर वाद विवाद करने की शक्ति दी जाए, उन्हें अधिकार दिया जाए। यानी जो केंद्रीय विधान परिषद हैं, राज्य विधान परिषद हैं, उनका विस्तार किया जाए। उनको बजट पर प्रश्न पूछने की, वाद विवाद करने की शक्ति उन्हें दी जाए, ताकि जो सत्ता का केंद्रीकरण है वह भी केंद्रीकरण में परिवर्तित हो जाए। दूसरा,
जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाकारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए, जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। यानी जिला स्तर पर जो ब्रिटिश सरकार के जो कलेक्टर हैं, उनकी स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए एक जिला परिषद बनाई जाए और वह कलेक्टर को समय समय पर सुझाव दे, जिससे वह अपनी मनमानी नहीं कर सके। हाब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया कि सत्ता की सबसे छोटी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो, जिसे शासन संबंधी अधिकार दिए जाए। यानी सत्ता के जो सबसे निचला स्तर है ग्राम पंचायत, उनको भी पूर्ण रूप से अधिकार दिए जाए। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन किया जाए, यानी पंचायतों से बड़ा जिला परिषद, उनको भी गठन किया जाए। शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों और शिखर पर जिला परिषदों से ऊपर पुनर्गठित विधान परिषदें हों और उनको भी अधिकार दिया जाए और बजट पर वाद विवाद करने का अधिकार दिया जाए। क्लियर? इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, कोई भी स्वेच्छाचारिता की नीति नहीं अपनाएगा और भारत की जनता का शोषण नहीं होगा, उन पर अत्याचार नहीं होंगे, उनके आर्थिक हितों को लाभ मिलेगा, अधिकार मिलेंगे। यह बात गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर कही है। नेक्स्ट अगला है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तात्कालिक मांगे। प्रशासनिक सुधार यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी कौन कौन सी प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा रखी और उनकी तात्कालिक मांगे क्या क्या थी, ये देखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था की दोषों से परिचित थे। यानी भारत में रहे थे, भारत में ब्रिटिश शासन था, तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के जो दोष थे वह गोखले जी से छुपे नहीं होंगे और उन्होंने उनको देखा या उनसे परिचय उनका था। भारत में वित्तीय, प्रशासनिक, आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक, वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के वे जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के भौतिक और राजनीतिक उत्थान के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। यानी भारत के विकास के लिए तुरंत ही कदम उठाना चाहिए, वो भी सकारात्मक कदम। गोखले ने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों का खुलकर विरोध किया था, उनकी आलोचना की थी और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश सरकार शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय, बढ़ते हुए होम चार्जेस के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की और कोई ध्यान नहीं दिया गया। यानी सैनिक व्यय और होम चार्जेस के नाम पर उन्होंने खूब धन लूटा, किंतु भारतीयों को ऊपर उठाने की कोई भी बात पर उन्होंने ध्यान ब्रिटिश सरकार ने नहीं दिया और इस स्थिति के विनाशकारी परिणाम हुए। भारतीय अशिक्षित रहे, उनका किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की। यानी भारत का जो शिक्षित वर्ग था वह पढ़ लिख कर ब्रिटिश सरकार ने पढ़ लिख गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे ऐसे नियम और कायदे कानून सिखा दिए जिससे वह नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की, ताकि वह ब्रिटिश सरकार का विरोध ना कर सके। यानी जो भारतीय शिक्षा प्राप्त कर ली इंग्लैंड से, तो वह भारतीय में जो इंग्लैंड सरकार है उसका विरोध नहीं करती थी, उनको हमेशा राजनीति से दूर ही रखा। और दूसरी बात, भारत में जो ब्रिटिश नौकरशाही थी उनका कठोर रवैया था भारतीयों के प्रति। गोखले ने सरकार पर निरंतर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अधिक व्यय करे। यानी वह होम चार्जेस, सैनिक व्यय के स्थान पर वह लोगों
कि जन कल्याण पर अधिक से अधिक खर्च करें, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाएं, जो ब्रिटिश सरकारी अधिकारी थे उनकी संख्याओं को घटाएं जिससे उनका वेतन उन्हें पेंशन न देनी पड़े, सैनिक व्यय कम करें, सैनिकों की संख्या घटा दें जिससे सैनिकों पर जो खर्च किया जाता है वो भी कम हो, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए और प्रशासन में जो नौकरशाही में जो पावरफुलता आ गई है तो उसको भी कम किया जाए। उन्होंने शिकायत की कि शिक्षा, सफाई आदि आवश्यक जन कल्याण कार्यों के लिए समुचित धन व्यय नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि शिक्षा और जो जन समुदाय के कल्याण की बात पर धन खर्च नहीं किया जाता, उसके बदले वह शोषण की बात ही करते थे ब्रिटिश सरकार। उन्होंने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर बल दिया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा शुरू करने पर भी बल दिया। गोखले ने नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की, यानी नमक पर जो कर लिया जाता था, रुई पर जो कर लिया जाता था उसे हटाने, उसे समाप्त करने की जोरदार मांग की थी, क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता है। यानी ये नमक आम आदमी की ज़रूरत, रुई आम आदमी की ज़रूरत, और इन पर अगर टैक्स लगा दिया तो इनका इनडायरेक्टली प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा और गरीब आदमी इस पर लगे टैक्स को नहीं अदा कर पाएगा और उनका आर्थिक शोषण होगा। अतः उन्होंने रुई और नमक पर जो कर लगे थे उनका विरोध किया था। उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया गया। यानी उनके इस विरोध से ब्रिटिश सरकार को ज्ञान हुआ और जो 2.5 रुपये प्रति मन जो कर था, यानी प्रति मन आई थिंक कि 40 किलो पर 2.5 रुपये टैक्स था, जो घटकर 8 आने यानी 1 रुपये के भी आधा रुपया यानी 8 आना, 16 आना यानी 1 रुपया, तो 8 आने उन पर कर दिया गया। श्री गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तात्कालिक मांगे प्रस्तुत की। यानी बनारस 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ से उन्होंने भारतीयों के लिए 9 प्रमुख मांगे, तात्कालिक मांगे उन्होंने मांगी या उन्होंने बात की और सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। यानी सरकार से यह भी मांग की गई कि इन बातों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। ये 9 बातें कौन कौन सी थी देखिए। विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्य का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। यानी पहली मांग में उन्होंने 3 बातें कह दी। विधान परिषदों का सुधार किया जाए, उनमें निर्वाचित सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए। पहले डायरेक्ट ले लेते थे, मनोनीत कर लेते थे, पर उन्होंने क्या कहा, ज़्यादा से ज़्यादा निर्वाचित सदस्यों को लिया जाए और उनके बजट उनके द्वारा ही पारित किए जाए, जो पहले ब्रिटिश सरकार पारित करती थी। दूसरा, भारत परिषद में कम से कम 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्ति मिले। यानी भारत परिषद जो बनाई गई थी 1858 के एक्ट के बाद, उनमें कम से कम 3 भारतीयों को नियुक्ति मिले। यानी उनमें जो उनके परिषदों की संख्या जितनी भी हो, 11 हो, 12 हो, तो उनमें 3 भारतीय हों जो भारतीय हितों का प्रतिनिधित्व करें। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हों और जिलाधीश प्रशासन के मामले में अनिवार्य रूप से इनकी राय लें। यानी कलेक्टर के लिए एक जिला परिषदों की स्थापना हो और वह अनिवार्य रूप से कलेक्टर इन विधान सलाहकार जो परिषदें हैं इनकी सलाह माने और उनकी सलाह से ही कार्य करें, ताकि जनता के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इस बात का ध्यान लगाया जा सके। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखाओं के लिए नियुक्ति वकील वर्ग में से की जाए। यानी भारतीय लोक सेवा जो सेवाएं हैं उनमें वकीलों की भी नियुक्ति हो। न्यायिक तथा कार्यपालिका विभाग का पृथक्करण किया जाए। यानी न्यायपालिका और कार्यपालिकाओं को अलग अलग किया जाए। बाहरी सैनिक व्यय में कटौती की जाए। जो सेना पर ज़्यादा ब्रिटिश सरकार खर्च कर रही है उनमें कमी की जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो। यानी आम लोगों के लिए शिक्षा सुलभ हो, सरल हो, सहज हो और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और
निश्चित हो, क्लियर, और उनका प्रसार भी किया जाना चाहिए। औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो, यानी उसके साथ ही उद्योगों की शिक्षा, तकनीक की शिक्षा का भी विकास हो, जिससे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने उद्योग खोल सकता है, तकनीक से नए नए आविष्कार कर सकता है। इस बात की भी उन्होंने मांग की, यानी औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा भी लागू की जाए। देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना, यानी देहात की जो जनता है उनको ऋण के बोझ से मुक्त करना, जिनके पास कुछ खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाए। जो देहाती है, दूर दराज की जनता है, उनसे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिए जाने की बात भी उन्होंने कही है। भारतीय, ये हो गए उनकी 9 प्रमुख तात्कालिक मांगे। भारतीय प्रशासन के संबंध में गोखले द्वारा प्रस्तुत ये मांगे गोखले और भारतीय उदारवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। उनकी मांगे थी कि प्रशासन में भारतीयों का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो, जिससे लोक कल्याणकारी बनाया जा सके। यानी शासन में अब अगर भारतीय होंगे तो वह जनता की भलाई के लिए लोक कल्याण की बातें लागू करेंगे, यह बात उनके मन में थी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि भारत को कोई संवैधानिक प्रगति करनी है तो जनता को राष्ट्रीय वित्त के ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत को राष्ट्रीय प्रगति करनी है तो जो राष्ट्रीय वित्त है उस पर भी भारतवासियों का नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। क्लियर, ये बातें उनकी जो 9 तात्कालिक मांगे थी, प्रमुख मांगे थी, वो इस प्रकार की। और उन्होंने कहा था प्रशासन और वित्त पर अगर भारतीयों का अधिकार हो तो भारत में लोक कल्याण बनेंगे, भारत की प्रगति बढ़ेगी, और यह बात गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने में कही थी। नेक्स्ट अगला है सांप्रदायिक एकता में विश्वास। गोखले जी का सांप्रदायिक एकता में विश्वास था, यानी वह भारत में विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय के जो लोग रहते थे उनमें सांप्रदायिक एकता हो, उनमें इनका दृढ़ विश्वास था। गोखले जी भारत को नैतिक तथा बौद्धिक दोनों ही दृष्टियों से सबल देखना चाहते थे। अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों, संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। यानी भारत में हिंदू जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और उसके बाद जो जनसंख्या थी वो मुस्लिमों की थी। अतः गोखले जी हिंदू और मुसलमानों की एकता को सबसे ज़्यादा कल्याणकारी और आवश्यक भारत के लिए मानते थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियाँ और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सब की दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। यानी हिंदू मुस्लिम 2 अलग अलग धर्म हो सकते हैं, पर भारत की जहाँ बात आती है, उसके विकास की बात आती है, तो वह दोनों समान हैं। और उनके मन में भी भारत में जो बौद्धिक विकास हो, यही बात केंद्र में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बहुसंख्यक होने और शिक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े हुए होने के कारण हिंदुओं को यह विशेष दायित्व है कि वे सामान्य राष्ट्रीयता का प्रभाव विकसित करने में अपने मुस्लिम भाइयों के सहायक बने। यानी जो हिंदू उस समय शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, वह भारत में जो मुस्लिम भाई हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका भी सहयोग करें और उन्हें भी आगे बढ़ने की बात करें। और उनका यह विशेष दायित्व है और उनमें वह सहायक बने। वे मुस्लिम जाति के विशेष हित के लिए शैक्षणिक और अन्य उपयोगी कार्य करें। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी सभी स्थिति से अलग रखा जिससे इन दोनों जातियों में कटुता पैदा होने की आकांक्षा हो। यानी गोखले जी ने अपने आप को भी इन दोनों जातियों में अगर कोई कटुता उत्पन्न हो, इन बातों को लेकर भी उन्होंने स्वयं को दूर रखा। तिलक ने इसी आधार पर तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव में उनकी कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी गोखले जी ने तो शिवाजी उत्सव में गए, मतलब उनमें विशेष रुचि नहीं थी शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव में, क्योंकि वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे हिंदू और मुसलमानों में एकता या सांप्रदायिकता की बात उत्पन्न हो और दोनों अलग अलग हो जाए। ऐसी बात उन्होंने कभी भी नहीं
की थी। यद्यपि जनता में वे कुछ अलोकप्रिय हो गए थे और इसी बात को लेकर वह जनता में अलोकप्रिय भी हो गए थे। स्वदेशी समर्थन लेकिन बहिष्कार के प्रति शंका है। नेक्स्ट जो अपना है सांप्रदायिकता में विश्वास, एकता में विश्वास, यानी वह कोई भी काम नहीं करना चाहते थे जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में अलग अलग होने की बात है। वह स्वदेशी के भी समर्थक थे, पर बहिष्कार के प्रति उनकी भावना क्या थी? शंका है। क्लियर? यानी स्वदेशी के तो प्रबल समर्थक थे किंतु बहिष्कार के प्रति शंकाएं उत्पन्न करते हैं। देखिए, क्योंकि बहिष्कार ब्रिटिश माल का बहिष्कार था, वह ब्रिटिश सरकार के हित के अनुसार ही अपने कार्य को संवैधानिक मार्ग द्वारा अपनाकर ही करना चाहते थे। अतः वह बहिष्कार के प्रति उनकी शंकाएं थी, परंतु स्वदेशी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी या कोई परेशानी नहीं थी। गोखले ने स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन को उन्होंने उच्च कोटि का देशभक्तिपूर्ण आर्थिक आंदोलन बताया। उन्होंने 1905 में वाराणसी कांग्रेस में कहा कि स्वदेशी का आंदोलन आर्थिक होने के साथ साथ देशभक्ति का भी आंदोलन है। जिन श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है उनमें स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी वह स्वदेशी के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कहा श्रेष्ठतम आदर्शों ने मनुष्य जाति के हृदय को कभी भी प्रेरित किया है, उनमें स्वदेशी सबसे महत्वपूर्ण है, स्वदेशी का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वदेशी के आदर्शों को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गोखले ने हथकरघा उद्योग को पुनर्स्थापित किया, उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर जोर दिया, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। किंतु स्वदेशी के समर्थक होते हुए भी गोखले ने बहिष्कार के उग्र शस्त्र के प्रयोग की अनुमति नहीं दी। यानी स्वदेशी के तो प्रबल समर्थक थे, पर उनके उतना ही वह बहिष्कार का समर्थन नहीं करते और उसकी अनुमति भी नहीं देते थे। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक तथा उग्र आंदोलन था, जिसके परिणाम संदिग्ध थे। क्लियर? यह एक नकारात्मक आंदोलन था, उग्र आंदोलन था, जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। इस बात को लेकर गोखले कभी भी बहिष्कार के समर्थक नहीं थे। क्लियर? अगला है भारत सेवक समाज। स्वदेशी और बहिष्कार आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज सर्वेंटिस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 21 जून 1905 को भारत सेवक समाज की संस्था की स्थापना की। 12 जून 1905 तो उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की। क्योंकि क्या काम था? राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह तैयार करना था जो शासन की दृष्टि में भारतीयों के प्रति सोचे, समझे और भारतीयों को आगे बढ़ाने की बात करे। इसलिए उन्होंने भारत सेवक समाज की स्थापना की 12 जून 1905 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संस्था का शिलान्यास श्री शिवराम हरि सेठ द्वारा किया गया और सर्वप्रथम गोखले ने अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक और औपचारिक रूप से स्वयं को भारत का सेवक घोषित किया। वह इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रतिभाशाली युवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे। यानी ऐसे लोग तैयार करना चाहते थे जो भारत में सार्वजनिक हित, लोकहित की बात करें और वह समाज में होने चाहिए। इस संस्था में दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व 7 शपथ लेनी पड़ती थी, जो इस प्रकार है। यानी आप अगर इसके सदस्य बनेंगे तो 7 बातों को आपको शपथ लेनी पड़ेगी। यानी 7 शर्तें आपको अनिवार्य रूप से माननी
होगी। उसके विचार में देश ही सबसे अधिक महत्व और सर्वप्रथम मान्यता रखेगा तथा वह शक्ति भर देश की सेवा करेगा। यानी पहली बात तो यह थी कि वह देश हित को सबसे ऊपर रखेगा और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही उसकी सेवा करेगा। दूसरा, राष्ट्र की सेवा करते समय वह किसी भी व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं रखेगा। यानी आप व्यक्तिगत लाभ के लिए इसमें आप नहीं आ सकते, कोई भी आकांक्षा नहीं रखेंगे। वह प्रत्येक देशवासियों को अपना भाई की तरह मानेंगे तथा जाति और संप्रदाय में भेदभाव किए बिना सभी की प्रगति के लिए समान कार्य करेंगे। यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को वह भाई के रूप में मानेंगे और सभी के लिए समान प्रगति की बात करेंगे। स्वयं अपने परिवार जीवन यापन के लिए उन्हीं साधनों पर आश्रित रहेंगे जितने उसे उपलब्ध हैं अथवा सोसाइटी जितने उन्हें देती है। वह धन कमाने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देगा। यानी वह जितना सोसाइटी उसे दे रही है वह उतने में ही अपना जीविकोपार्जन करेगा, अन्य लाभ के पद पर नहीं कार्य करेगा। व्यक्तिगत स्तर पर विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करेगा। क्लियर। पांचवा। छठा, वह किसी से व्यक्तिगत आधार पर नहीं लड़ेगा। यानी व्यक्तिगत रूप से भी वह किसी से नहीं लड़ेगा। सातवां, वह सदैव ही सोसाइटी के आदर्शों को ध्यान में रखेगा, उसके हित की पूर्ति के लिए पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य करेगा। वह कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सोसाइटी के आदर्शों के विपरीत हो। यानी वह सोसाइटी के आदर्शों का निरंतर पालन करता रहेगा तो ही इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये हो गए गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो भारत सेवक समाज है उसकी शर्तें जो उनके सदस्य बनते थे। और गोखले जी स्वयं इसके सदस्य थे और उन्होंने इसकी स्थापना 12 जून 1905 को की थी। क्लियर। नेक्स्ट, अब गोपाल कृष्ण गोखले जी के आर्थिक विचार। गोपाल कृष्ण गोखले के आर्थिक विचार। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जी के जो आर्थिक विचार हैं उनके बारे में। गोखले ने केवल एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ वरन एक सुलझे हुए अर्थशास्त्री भी थे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने प्रतिवर्ष जो बजट भाषण दिए उनमें से प्रत्येक भाषण आर्थिक विषयों के संबंध में उनके गहरे ज्ञान को स्पष्ट करता है। यानी प्रत्येक वर्ष जो गवर्नर जनरल ने बजट पर भाषण दिया उन पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी जो उनकी गहरी आर्थिक समझ को दर्शाता है। डॉक्टर वर्मा के शब्दों में गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार तथा अर्थशास्त्र के आचार्य थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्हें भी राजनीति के आर्थिक आधारों के अध्ययन में रुचि थी। नेक्स्ट, उनका आर्थिक अध्ययन इतना अधिक महत्वपूर्ण हुए कि उन्होंने भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता था। यानी उनको इकोनॉमिक्स की इतनी पहचान थी, पकड़ थी कि वह भारतीय गवर्नर जनरल जो बजट पर भाषण देता था उसके लिए उनको कहा जाता था कि वह भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार हैं। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी भारतीय सरकार के गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार हैं। यानी जो सरकारी नहीं है फिर भी वह वित्तीय सलाहें देते हैं। भारत के भारी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी का आग्रह उन्होंने किया और उन्होंने कहा, सेलबाई आयोग के सामने अपनी गवाही देते हुए कहा कि जब रूस कुल राजस्व 21%, फ्रांस 19%, जापान 16%, इटली 13% व्यय करता है तो भारतीय सैनिकों पर 35% व्यय क्यों किया जाता है। यानी सैनिकों पर अन्य जो देश है वो कम व्यय कर रहे हैं, वहीं भारत 35% जो आय होती है उसका 35% खर्च सैनिकों पर कर रहे हैं। ये बात गलत है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरक्षित रिजर्व सेना की स्थापना करके सैनिक व्यय की कमी की जानी चाहिए, जिससे भारतीयों को बड़ी संख्या में अधिकारी पद देने से भी व्यय में कमी होगी, क्योंकि सेना में गए भारतीय अधिकारियों को यूरोपियन अधिकारियों की तुलना में वेतन भत्ते कम मिलते हैं। यानी अब भारतीयों को नियुक्त करो ब्रिटिश की जगह, जिससे सेना भारतीयों को वह वेतन वैसे कम देते हैं जिससे उन अंग्रेजों को अधिक देते हैं, तो उनको अधिक न देकर इनको कम देकर सेना के व्यय में कमी ला जा सकती है। उन्होंने भारत की प्राकृतिक सीमाओं से बाहर की जाने वाली सैनिक कार्रवाइयों के लिए भारत के राजस्व का प्रयोग कम से कम करने तक
बात करें, यानी भारत के बाहर जो भारतीय सैनिक भेजे जा रहे थे, उन पर जो सैनिक व्यय किए जा रहे थे, उनको कम करने की बात कही। क्या वो सैनिक जो आप आक्रमण कर रहे हैं, सेना भेज रहे हैं, उनको कम से कम भेजिए, जिससे क्या है सेना के व्यय में कमी की जा सके। क्लियर। अगला, भारतीय रेलों का विस्तार किया जाना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जी भारत के रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का भी विरोध कर रहे थे। उन्होंने रेल सेवाओं के विस्तार होने वाले भारी खर्च का प्रबल विरोध किया, क्योंकि यद्यपि रेलों के कारण संचार व्यवस्था में सुधार हुआ और भारत में रेलों का विस्तार मनोवांछित कारणों से नहीं हुआ, वरन भारत के आर्थिक शोषण के उद्देश्य से किया जा रहा था। ये दादा गोपाल कृष्ण गोखले ये मानते थे कि भारत में जो रेल निर्माण हो रहा है वो भारत के अनुकूल नहीं हो रहा है, वो ब्रिटिश शासन के अनुकूल हो रहा है, और इनके जो रेलों के विस्तार से जो खर्चा हो रहा है वो भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हो रहा है, और ये भारत के लिए अहितकारी है। भारत का आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से इन रेलों का विस्तार किया जा रहा है। रेलों की मदद से भारत के गांवों से अनाज, कच्चा माल बंदरगाहों तक वहां से विदेश भेजा जाता था, तथा विदेशों में जो फैंसी माल आयात किया जाता था उस अनावश्यक सामान को रेलों की सहायता से ही गांवों और कस्बों तक पहुंचाकर वहां से ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता था। आयात किया गया माल स्वदेशी उद्योगों का नाश कर रहा है। दस्तकारों, छोटे शिल्पकारियों, लघु उद्योगों से हटाकर कृषि कार्य में धकेला जा रहा है। यानी भारत में जो रेल व्यवस्था की स्थापना की गई है ब्रिटिश शासन के अनुकूल की गई। गाँवों से, कस्बों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है और वह रेलों के माध्यम से बंदरगाहों तक, बंदरगाहों से विदेशों तक, वहाँ से मशीनों में वह फैंसी माल तैयार किया जाता और वापस वह आम जनता तक पहुँचा दिया जाता था रेलों के माध्यम से। वह महंगा था और लोगों को बेचा जाता था, किंतु कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जो दस्तकार थे, शिल्पी थे, मजदूर थे, कृषक थे, उनको वापस कृषि में धकेला जा रहा था, जिनसे वह उद्योग धंधे नष्ट कर वह उनके कार्य ही करते थे। अतः भारत में जो रेल का जो विस्तार किया गया था वो ब्रिटिश शासन के अनुकूल किया गया था। इस बात को भी गोखले जानते थे। इस प्रकार रेल भारत के दोहरे आर्थिक शोषण का आधार बनी। उन्होंने इस बात का भी प्रतिपादन किया कि विदेशी व्यापार को दी जाने वाली अधिकाधिक रियायतों और सुविधाओं के कारण रेलों को घाटा हो रहा है। यानी ब्रिटिश सरकार ने जो व्यापारी थे उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर दी, जिससे रेल को घाटा हो रहा है। और रेल के घाटे की पूर्ति भारतीय बजट से की जाती थी और जिससे भारत का शोषण हो रहा था। क्लियर। अगला है मुक्त व्यापार की नीति के प्रति आकांक्षाएं, विरोध। गोखले ने स्वतंत्र व्यापार फ्री ट्रेड की नीति का विरोध किया और उन्होंने कहा कि भारत पर लादी गई इस नीति ने देश के सभी उद्योगों को नष्ट कर दिया। वाष्प चलित तथा अन्य मशीनों की प्रतियोगिता के सामने भारत के पुराने उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं और देश की प्रगति रुक गई है। यानी वह वाष्प चलित इंजन, रेलों, मशीनों के सामने भारतीय उद्योग टिक नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग पुनः खेती के लिए बाध्य हो गए हैं और अधिकाधिक निर्धन होते जा रहे हैं। यानी इन मशीनों के प्रयोग से लोग अधिक से अधिक गरीब हो गए हैं और वापस कृषि की ओर उन्मुख हो रहे हैं। गोखले ने इस बात के पक्ष में कहा था कि नवजात उद्योगों को संरक्षण दिया जाए, उनके संरक्षण की नीति बनाई जाए, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए और भारतीय उद्योगों को यूरोपियन उद्योगों के साथ अनियंत्रित और अवांछनीय प्रतियोगिता से तो बचाए, लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्ति और आर्थिक साधनों के केंद्रीकरण को जन्म न दें। वास्तव में वे ऐसी औद्योगिक नीति के पक्ष में थे जिसमें स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण दोनों नीतियों के सकारात्मक पक्षों का समावेश हो, यानी एकीकरण भी हो और उनका संरक्षण भी हो। ऐसी नीति के समन्वय की बात गोखले जी कर रहे थे। अगला है ग्रामीण ऋणग्रस्तता की ग्रामीण
ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि में सुधार। ग्रामीण ऋणग्रस्तता का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा किसान की भूमि गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले लैंड एलिनेशन बिल को गोखले ने एक नकारात्मक कदम बताया और उसका कड़ा विरोध किया। गोखले का सुझाव था कि सहकारी साख समितियां स्थापित ग्रामीण और कृषकों को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करें और ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए। गोखले जानते थे कि कृषि अत्यंत विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है। वे कृषि के क्षेत्र में उत्पादन की तकनीकों में सुधार, उत्पादन हेतु बीज, खाद, सिंचाई के रूप में समुचित साधनों की व्यवस्था और उत्पादित माल के विक्रय आदि के संबंध में कृषकों के हितों की रक्षा के लिए राजकीय हस्तक्षेप को उचित मानते थे। उन्होंने भारत के कुटीर उद्योगों को नष्ट करने के लिए ब्रिटिश शासन की कड़ी आलोचना की और इस बात पर बल दिया कि ग्रामीण विकास के लिए सभी संभव तरीके कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्लियर? ये हो गया आपका। नेक्स्ट है अगला, जनता पर करों के भार को कम करना। गोखले जनता पर ब्रिटिश सरकार के अधीन करों के बोझ के नीचे दबी हुई थी। उन्होंने शासन की आलोचना करते हुए कहा, सरकार द्वारा मनमाने तरीके से जो करों में वृद्धि के कारण उपभोग की वस्तुओं की कीमतें परिणामतः बढ़ रही हैं, जनता के कष्टों में वृद्धि कर रही हैं। अतः सरकार को पूर्णतः इन करों को समाप्त कर देना चाहिए। अकाल के समय भू राजस्व की पूर्णतः माफ़ी हो, आयकर से उन्मुक्ति की सीमा में वृद्धि, सूती वस्त्र के उत्पादन पर शुल्क समाप्त करने, नमक कर की कमी करना आदि बातें उन्होंने कही। क्लियर? वित्तीय विकेंद्रीकरण का सुझाव भी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा, लोगों के कल्याण कार्यों का भार प्रांतीय सरकारों पर हो, लेकिन राजस्व का अधिकांश भाग केंद्र सरकार हड़प लेती है। यह अनुचित स्थिति है। यानी स्टेट में अब अगर रेवेन्यू लिया जा रहा है तो वह केंद्र सरकार हड़प लेती है, जो जनता के लिए अच्छा नहीं होता। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि प्रांतों के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हो। प्रांतीय सरकारों को कर लगाने का अधिकार दिए जाने से पूर्व कुछ विशेष शर्तें लागू की जानी चाहिए, जैसे प्रांतीय बजट पर विचार करने की प्रथा सुनिश्चित हो, प्रांतीय परिषदों के निर्वाचित सदस्यों को बहुमत हो, वे शर्तें पूरी होने पर ही प्रांतीय परिषदों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वास्तव में वे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आर्थिक शोषण की भावना से उन्होंने सभी कार्यों का विरोध किया। जब भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया तो भारतीय मुद्रा को ब्रिटिश मुद्रा पाउंड में परिवर्तित करने के उद्देश्य से एक स्वर्णमान स्थापित किया गया था। 1960 के बजट भाषण में गोखले ने इस कोष का संचय का भी विरोध किया, यानी भारतीय रुपये को पाउंड में बदला जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्वर्णमान कोष यानी गोल्ड स्टैंडर्ड फंड की स्थापना की, जिसका भी विरोध गोखले ने किया था। इन सब के अतिरिक्त गोखले का आग्रह था कि भारत सरकार की आय तथा व्यय के बीच अधिक संतुलित सामंजस्य स्थापित किया जाए। वे इस पक्ष में थे कि आय को अधिक न्यायोचित ढंग से वितरण किया जाए। गोखले पूंजीवादी अर्थनीति को भारत जैसे अविकसित देश के लिए में लागू किए जाने वाली हानियों से परिचित थे। अतः उनका मत था कि पूंजीवादी देशों की आर्थिक नीति जो भारत में लागू ज्यों भारत में लागू नहीं होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट ये हो गए आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति जो दोष है उन दोषों को भी प्रकट किया। भारत की राजनीतिक शिक्षा के बारे में भी विचार दिए। उनके राष्ट्रीय एकता का जनक भी उन्हें माना जाता है। और विकेंद्रीकरण यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, वित्तीय विकेंद्रीकरण किया जाए, लोगों को वित्त का भी अधिकार मिले, बजट का अधिकार मिले, कर लागू करने का अधिकार मिले, ऐसी बातें भी उन्होंने की। और उनके जो चिंतन है वो उपयोगी चिंतन है। और उन्होंने भारतीय राजनीति का आध्यात्मिकरण किया था। द गार्जियन और द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी गोखले ने अपने जो विचार प्रकट किए और ब्रिटिश सरकार की निंदा की। उन्होंने इन अखबारों ने भी गोखले की बड़ी बुरी प्रशंसा की।
भारत सेवक समाज के माध्यम से उन्होंने भारत में जो लोग थे उनको जागृत किया और जनता की भलाई के लिए उन्होंने मार्ग बताया। क्लियर? ये हो गए आपके गोपाल कृष्ण जी गोखले। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।